हेलो हाय नमस्ते आदाब स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज़, उसकी नीतियों पर बात करेंगे। और पिछली क्लास में भी हमने क्या देखा था, हमने हमने सब्सिडरी अलायंस सहायक नीति देखा था, उस पर हमने बात किया था। उसके बाद से सर्वोच्चता की नीति पर भी बात किया था। और उसी सेशन में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों यानी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ पर बात कर रहे हैं। राजनीतिक जो नीतियां उन्होंने अपनाई उस पर हम बात कर रहे हैं। तो क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे विलय की नीति। ठीक है, विलय की नीति, इसको क्या कहते हैं? विलय की नीति, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको हिंदी में और भी नाम से जानते हैं, हम क्या कहते हैं? हड़प नीति कहते हैं या व्यक्तिगत की नीति कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसका जो वर्ड है उसे हम याद रखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये विलय की नीति है क्या? ठीक है, सबसे पहले इस बात को हम समझेंगे कि जो विलय की नीति है इसको स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसमें बातें ये क्या कही गई थी कि अगर किसी राज्य का मेल उत्तराधिकारी यानी पुरुष सक्सेसर, मेल सक्सेसर यानी पुरुष उत्तराधिकारी न है, और वहाँ क्या है, महिला है या गोद लिया हुआ बच्चा है, तो जो सरकार है उसे उस राज्य का वैध उत्तराधिकारी नहीं मानती थी। और इस वजह से वो जो राज्य होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला जाता था। तो इस नीति में ये बात की गई थी। अगर इसे हम समझें तो सबसे पहले इसको किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 की बात है। ठीक है, इसमें बातें क्या की गई थी? इसमें यह कहा गया था कि अगर किसी राज्य में पुरुष उत्तराधिकारी यानी मेल सक्सेसर नहीं हो तो महिला उत्तराधिकारी यानी फीमेल सक्सेसर और गोद लिए हुए बच्चे को यानी एडॉप्टेड चाइल्ड को वैध नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में वो जो राज्य है वो कंपनी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। आप देखते हो कि झांसी के रानी के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, उनका जो बच्चा था वो एडेप्टेड था यानी गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इस बात को नहीं मानती है, और झांसी की रानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या होता है? फाइट होता है। ठीक है, फिर आगे समझते हैं। तो विलय नीति के तहत मिलाए गए राज्य, अब कौन कौन से राज्य इस नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि राज्य यानी कि साम्राज्य में क्या कर लिए गए? कंपनी साम्राज्य में मिला लिए गए। उस पर अगर हम बात करें तो सबसे जो पहला राज्य था वो सतारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। आपके एनसीईआरटी में ये इसी क्रम में दिया हुआ है, और भी इसमें राज्य थे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इतना ही है राज्य। तो हम इस पर बात करेंगे और डेट पर फोकस नहीं करेंगे, डेट नहीं आता है। ठीक है, तो पहला क्या है? महाराष्ट्र। दूसरा संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। इसी क्रम में हम क्या करेंगे, इसे याद रखेंगे, ये क्रम पूछ सकता है। ठीक, फिर आगे समझते हैं कि 1856 में डलहौजी ने अवध को कुशासन की रिपोर्ट के आधार पर कंपनी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि आधा जो अवध था वो पहले ही मिला लिया गया था, लेकिन यहाँ पर मेल सक्सेसर या फीमेल सक्सेसर या अडॉप्टेड चाइल्ड की बात न हुई, तो अंग्रेजों ने एक अलग नीति लगाई। यहाँ पर कहा कि जो अवध की जो जनता है वो क्या है, नवाब से परेशान है, इसलिए वो क्या है, वो गवर्नमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन प्रशासन है वो ठीक से नहीं चला पा रहे हैं राजा। तो इस आधार पर यानी कुशासन के आधार पर तो अवध को लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन की रिपोर्ट के आधार पर क्या कर लिया? कंपनी साम्राज्य में मिला लिया। उस समय जो अवध के नवाब थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था वाजिद अली शाह। आप देखोगे इनकी जो पत्नी थी हजरत महल, और इनका जो बेटा था बिरजिस कादिर 1857 की रिवोल्ट में क्या करेंगे? भाग लेंगे। ठीक है, तो ये बात हमने समझा। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद से कंपनी क्या करेगी? इसके बाद से कंपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आएगी। ठीक है, यानी आर्थिक नीति। ठीक है,
यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए राजस्व नीति लेकर आएगी। ठीक है, तो आप 3 तरह के राजस्व नीतियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है, अस्थाई बंदोबस्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा महालवाड़ी बंदोबस्त यानी कि महालवाड़ी सेटलमेंट। और थर्ड जो है रैयतवाड़ी यानी कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ हम समझ लेते हैं महाल का मतलब क्या होता है। महाल का मतलब होता है गांव। क्या होता है, गांव। ठीक है, और रैयत का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब होता है किसान। तो ये मीनिंग भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कंपनी क्या करेगी कि भारत पर अगर अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो भारत के जंगल, नदियाँ, फ्लोरा फौना यानी जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबको क्या करना होगा, अच्छे से समझना होगा। तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहला काम जो करेगी वो सर्वे करेगी यानी सर्वेक्षण करेगी। क्या करेगी, सर्वेक्षण करेगी। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को भारत का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसे भारत का नक्शा तैयार करने के लिए कहा था, तो जेम्स रेनल को कहा था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे। आगे हम समझते हैं, बात कर रहे थे हम क्या, राजस्व नीति की बात कर रहे थे। तो हमने 3 तरह की राजस्व नीतियों पर बात की। तो पहला आज हम समझते हैं क्या है, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई जो बंदोबस्त है इसको कब स्टार्ट किया गया था, इसको किसने स्टार्ट किया गया था, इसको स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 यानी कि 1793 में। और याद रखिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही, यानी कि अगर हम थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करें तो उस समय कौन था, यही था लॉर्ड कॉर्नवालिस युद्ध। तो इसी के समय पे क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध। ये बात भी हम याद रखेंगे। तो जो अस्थाई बंदोबस्त है उसको किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। अब ये कहाँ पर, तो बंगाल क्षेत्र में यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी में ये लागू किया गया था। ठीक है, और इसमें जो कर वसूलना, भाई राजस्व वसूलना है, टैक्स कलेक्शन करना है, तो कर वसूलने की जिम्मेदारी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर वसूलने की जिम्मेदारी किसको दी, जमींदारों को दी। ठीक है, मतलब किसान से ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट टैक्स नहीं कलेक्ट करेगी, बीच में मीडिएटर रखेगी। तो मीडिएटर कौन थे, मीडिएटर थे जमींदार। ठीक है, कहाँ पर लागू किया गया था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में। फिर आगे समझते हैं, जमींदारों की रुचि केवल टैक्स कलेक्शन में ही रही, न कि जमीन की उत्पादकता बढ़ाने में। अब ये जो टैक्स लगाया गया था ये फसल पर नहीं लगाया गया था, ये लगाया गया था किस पर, लैंड पर लगाया गया था। ठीक है, किस पे लगाया गया था, लैंड पर लगाया गया था। और जो कंपनी थी वो लैंड के प्रोडक्शन पर, हम बात कर सकते हैं उसके उपजाऊता पर ध्यान नहीं दे रही थी। और जिसकी वजह से, ठीक है, फसल हो या ना हो, आपको क्या करना है, आपको टैक्स देना है, आपको रेवेन्यू देना है। जिसकी वजह से क्या होगा, आप देखोगे कि जिसके कारण 1770 में यानी कि 1770 में बंगाल में पड़े अकाल। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, फसल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या होगा, 1770 में बंगाल में क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। और बंगाल की वन थर्ड आबादी यानी लगभग 1 करोड़ लोग क्या होंगे, इसमें मारे जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस बात को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो दूसरी बात समझते हैं, महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त को स्टार्ट किया था हार्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में। ठीक है, और इसे लागू किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी में। ठीक है, कहाँ पर, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांत। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तरी पश्चिमी प्रांत का मतलब यूपी और पंजाब वाला क्षेत्र। ठीक, इस व्यवस्था में जो कर वसूलने की जिम्मेवारी थी वो किसे दी गई थी,
गांव के मुखिया को यानी कि विलेज हेडमैन को कंपनी ने क्या दिया, कर वसूलने की जिम्मेवारी दी। ठीक है, तो इस बात को हम समझेंगे किसमें, महालवाड़ी बंदोबस्त में। महाल का मतलब क्या होता है, राज्य की एक इकाई। ठीक है, फिर आगे समझते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम, यानी रैयतवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको स्टार्ट किया था मद्रास के गवर्नर। ठीक है, मद्रास में जो गवर्नर थे उनका क्या नाम था, टॉमस मुनरो, तथा उसके साथ ही अलेक्जेंडर रीड द्वारा इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था 1829 में। मुनरो का टाइम 1819 से 1826, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रीड एंड मुनरो सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो रैयतवाड़ी किसने स्टार्ट किया था, तो रैयतवाड़ी को स्टार्ट किया था टॉमस मुनरो एवं उसके साथ ही अलेक्जेंडर रीड ने। अब ये कहाँ पे लागू किया गया था ये व्यवस्था, तो इस व्यवस्था को लागू किया गया था दक्षिण भारत में लागू किया गया था। ठीक है, दक्षिण भारत में लागू किया गया था। यहाँ जो था कंपनी ने क्या किया, डायरेक्ट किसानों से क्या किया, कर वसूलने की बात की। इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत में आपको परंपरागत किसान नहीं देखने को मिलते हैं या कम मिलते हैं। वही अगर उत्तर भारत की हम बात करें तो उस समय वहाँ का जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड है, और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पहाड़ी इलाके थे। ठीक है, तो यहाँ आपको परंपरागत जो किसान है वो कम या नहीं या कम थे। ठीक है, तो इस वजह से कंपनी क्या करेगी, यहाँ डायरेक्ट किसानों से क्या करेगी, सीधा समझौता करेगी। तो इसमें कोई मीडिएटर यहाँ पे नहीं था, किसमें, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि अस्थाई बंदोबस्त में मीडिएटर कौन था, तो अस्थाई बंदोबस्त में मीडिएटर जमींदार थे। महालवाड़ी में मीडिएटर कौन था, कर वसूलने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, तो विलेज हेडमैन यानी गांव के मुखिया को। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, किसानों से बात करती थी। ठीक है, इस रेवेन्यू पर बात करती थी। ठीक है, तो इन दो अस्थाई बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त में होता ये था कि मीडिएटर के तौर पे कौन थे, जमींदार थे। अब फसल हो या ना हो, किसानों को कर चुकाने के लिए कुछ भी करना होता था, तो किसान क्या करते थे, कभी कभी जो धन्ना सेठ होते हैं उनसे क्या लेते थे, कर यानी टैक्स चुकाने के लिए पैसा उधार ले लेते थे, और वो चुका नहीं पाते थे। उसी कर में क्या होते थे, लंबे समय तक जूझते रहते थे। तो इन्होंने क्या किया था, किसानों का एकदम कमर तोड़ दिया था। सभी लोग क्या थे, एकदम बिल्कुल परेशान हो चुके थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। उसके बाद से सैन्य नीति लेकर आएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या लेकर आएगी, सैन्य नीति यानी कि मिलिट्री पॉलिसी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी काम अधिक और वेतन कम। ठीक है, जितना शोषण करना है किसानों का कर लीजिए, किसान, बुनकर या और भी जो लोग थे। ठीक है, तो कंपनी चाहती थी कि अधिक से अधिक काम और वेतन कम चाहती थी। ठीक है, यानी इंडियंस के साथ क्या होता था, नस्लीय भेदभाव होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। आप देखोगे कि जो सेना में जो भारतीय थे और उनके प्रमोशन की बात होती थी तो उनका प्रमोशन बहुत कम होता था, कंपनी उनका प्रमोशन जल्दी करती नहीं थी। ठीक है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। सेना के ऐसे नियम, अब आगे बात करेंगे इस नीति में क्या बात हुई, तो सेना के ऐसे नियम, सेना के लिए ऐसे नियम बनाए गए, सेना में ऐसे नियम बनाए गए जो भारतीयों को जिससे परेशानी होती थी। ठीक है, तो सैन्य नीति को और क्या कहा गया, समुद्रीय पार कानून। ऐसा कहा जाता था कि उस समय जो लोग भारत से बर्मा होकर जाते थे तो समुद्र के रास्ते होकर जाना पड़ता था। तो लोगों के मन में ये भारत में एक ऐसी बातें थी, धार्मिक बातें थी कि समुद्र पार जाने की वजह से क्या होता है, लोगों का जो धर्म होता है वो क्या हो जाता है, धर्म खतरे में आ जाता है, या धर्म की बात समझ रहे हैं, मतलब धर्म क्या आता है, धर्म संकट में आ जाता है, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ऐसी बातें थी। तो लोग पानी के रास्ते से नहीं जाना चाहते थे। तो अंग्रेज क्या करेंगे, इसके लिए सख्त नियम लाएंगे कि अगर आपको सेना में रहना है तो इस नियम को मानना होगा कि जब कभी भी सेना की जरूरत होगी तो कंपनी क्या करेगी, आपको भेज सकती है, तभी आपको ये भर्ती किया जाएगा। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। और इसके बारे में एक बुक भी लिखी गई है जिसको लिखा है सीताराम सिपाही ने। सीताराम क्या थे, एक सिपाही थे। ठीक है,
इन्होंने एक डायरी लिखी, इस डायरी का नाम है सिपाही से सूबेदार तक, ठीक है। तो इन्होंने किस भाषा में लिखी थी? अवधी भाषा में ये लिखी थी। ये सिपाही थे और बहुत समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही के पद से सूबेदार तक हुए और वहाँ से रिटायर हो गए। मतलब इतना लंबे समय ड्यूटी करने के बाद भी वो कहाँ पहुँच पाए? सूबेदार तक। तो जो प्रमोशन का जो बात थी वो कम था इसमें, ठीक है। अब इसी बुक को, सिपाही से सूबेदार बुक को, कर्नल नारगेट ने इस डायरी को अंग्रेजी में अनुवाद किया और क्या नाम रखा गया? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। तो हम इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे? कि जो सीताराम सिपाही की जो बुक है, यानी जो डायरी इनकी इन्होंने लिखा सिपाही से सूबेदार, इन्होंने लिखा अवधी भाषा में और इसे अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया इसका? तो इसका अनुवाद किया था कर्नल नारगेट ने और उन्होंने क्या नाम रखा? फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, ठीक है। यानी कंपनी हमने अभी बताया। अब एक बात बताई, इतनी पॉलिसीज लेकर ये लोग आए और जिनकी वजह से किसान, सैनिक, ठीक है, और बाकी सारे लोग, राजा, सब लोग क्या हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं। अब सबका जो गुस्सा होगा फूटेगा कहाँ? 1857 की क्रांति में सभी लोग क्या होंगे? उसमें भाग लेंगे, क्योंकि सभी लोग क्या हुए हैं? यहाँ पर परेशान हुए हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे 1857 के रिवोल्ट में, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।